हाय स्टूडेंट्स, 11th क्लास के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर मॉडल का आपको एप्लीकेशन बताया था। बोर मॉडल के मेनली 3 एप्लीकेशंस होते हैं, रेडियस निकालना, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का निकालना एंड उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना। यहाँ तक हम लोगों ने काम किया था और लास्ट में मैंने जो आपको बात बताई थी कि एनर्जी का जो कैलकुलेशन किया था E इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका आपको मैंने डेरिवेशन बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं आप उसकी एनर्जी बता सकते हैं, टोटल एनर्जी। तो ये फार्मूला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए सही होता है, एप्लीकेबल होता है। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ से लिख सकता हूँ कि दिस फार्मूला इज ओनली applicable for hydrogen atom or hydrogen like species, that is single electron सिस्टम। ये जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक होता है ना, लाइक हाइड्रोजन, उन्हीं के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे आपके पास हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम पे 2+ आप कर दें, पर इलेक्ट्रॉन फाइनली एक ही होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये फार्मूला आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आप लगाएंगे। दूसरी जो बात है बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि आप यहाँ पे नेगेटिव साइन देख रहे हैं, फार्मूले में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन हमारा इस बात को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे और जो न्यूक्लियस है, दोनों पे चार्ज अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद न्यूक्लियस थ्रू अट्रैक्टिव फोर्स, उस बात को नेगेटिव साइन बताएगा। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन bonded with nucleus through attractive force, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू बॉन्डेड है। यही नेगेटिव साइन होता है। एनर्जी का भी नेगेटिव नहीं होता, ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा कि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स से बॉन्डेड है। अब ये बेटा इतनी बात आपको जानना था और मैंने यहाँ तक आपको बता रखा था। ये 2 पॉइंट्स आपको राइट करने हैं। अब इसके बाद कुछ और हम लोग बात यहाँ से करने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कुछ सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में वो हेल्प करेगा। सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये बातें आपको जनरली कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो हमारे पास सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है kZe²/2r। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उससे आप फेमिलियर हो, K, Z, E, R, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो मुझे बस ये पता लगाना है कि R में और K में क्या रिलेशन है। एंटी प्रोपोर्शनल है ना। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, सेल्स को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। रेडियस और काइनेटिक एनर्जी में एंटी का रिलेशन होता है। और यही चीज़ आप बेटा देखते हैं पोटेंशियल के केस में,
तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के ZD² r। अब यहाँ ध्यान से देखें आप, यहाँ भी एंटी का रिलेशन है दोनों में, पर ये नेगेटिव साइन है, तो मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी -1/r। मतलब अगर आप रेडियस को बढ़ाते हैं तो आपका P कम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, ऑर्बिट को चेंज करेंगे, लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएंगे 1 2 3 4, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो ये बातें होती हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कि टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए आप इन दोनों को ऐड कर लें तो भी आपको टोटल एनर्जी मिलने वाला है। यहाँ से वो होता है माइनस के ZD²/2r। यहाँ भी देखें आप, E जो होगा टोटल एनर्जी -1/r। मतलब ये तो कांस्टेंट है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रेडियस बढ़ने से बढ़ेगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी कम होता है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, इनमें कुछ रिलेशन भी होता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है तो -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इन चीज़ों को राइट डाउन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल, साइन नेगेटिव आपको रखना है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। और लास्ट हमारे पास जो होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये तीनों बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं। P माइनस ट्वाइस ऑफ के माइनस ऑफ E एंड P होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ से बन सकते हो ऑब्जेक्टिव, यहाँ से डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। अब आप एक बात और यहाँ से देख लें कि जब आपका इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर सेल से, मतलब ऊपर वाले सेल से लोअर वाले सेल में जंप करेगा, तो वो कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है कि डेल्टा E इक्वल टू -13.6 Z² 1/n1² -1/n2²। ये इस फॉर्मूला को भी आप राइट कर लेंगे, काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। लोअर n1 छोटा होगा n2 से, जहां पे आप बोल सकते हैं n2 ग्रेटर देन n1। अगर हायर सेल से लोअर सेल में जंप करे आपका इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी में चेंज होगा, Z इज द एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन के लिए इसको आप 1 मान लेंगे, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेडबर इक्वेशन भी होता है, वो स्पेक्ट्रम में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ तक मैंने चीज़ें आपको बता दी। अब हमें क्या करना है कि अब जो अलग अलग सेल्स हैं आपके पास, जो फाइनल बेटा फार्मूला एनर्जी का है वो आपके पास है E इक्वल टू -13.6 Z²/n²। और हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बात कर रहे हैं। आप कुछ पर्टिकुलर सेल्स की एनर्जी याद ही रखेंगे। मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम में आप क्या बोलेंगे, Z इक्वल टू 1, इसलिए E बराबर बन के आएगा -13.6/n²। ये 1 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आप ऑर्बिट नंबर को चेंज करेंगे तो एनर्जी चेंज होगी। तो आप एक बार 1 2 3 4 ऐसे इसको चेंज करते जाएं और इसकी एनर्जी निकाल लें। अगर मैंने ऐसा किया, मान लो कि n बराबर मैंने 1 किया, मतलब हमने अगर ओल्ड तरीके से मैं लिखूं तो लिखूं ये K सेल आपके पास है, 2 होगा तो L हो जाएगा। तो यहाँ जो एनर्जी होगी हमारे पास, यानी जो E1 का वैल्यू होगा फर्स्ट सेल में, इसको 1 कर दो आप, तो कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। उसी तरीके से n बराबर अगर आप 2 करते हैं, मतलब L सेल में निकालते हैं, सेकेंड सेल में निकालते हैं, तो इसको आप 2 पुट करेंगे
और 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे आप तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इन द सिमिलर मैनर n बराबर आप 3 कर दें, KLM m सेल की बात आप करें तो तीसरे सेल में जो एनर्जी आएगी बेटा, n बराबर 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 से डिवाइड करोगे आप इसमें तो ये बन के आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो कुछ सिलेक्टेड जो ऑर्बिट्स हमारे पास हैं उनकी एनर्जी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं या आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। अगर आप फोर्थ में निकालते हैं n बराबर आप 4 कर दें, KLM n हो गया आपके पास ये, तो बेटा ये जब 4 निकालेंगे E4 तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16 से, 4 का स्क्वायर 16 होएगा, ये बनेगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट की अगर आप बात करेंगे, n बराबर अगर आप 5 कर दो, KLMNO आ गया आपके पास, ठीक है, ये 5 हो जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव में तो आएगा पर वो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। और लास्ट आप 6 कर दें यहाँ पे, मतलब P के लिए निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये E6 का जो वैल्यू होता है ना वो माइनस में 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इतना आएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं लर्न करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक तो मैं वैल्यू ज़्यादा ही होते हैं। जिस पर्टिकुलर आपके ऑर्बिट या सेल में पूछ ले वहाँ n का वैल्यू पुट कर दें और निकाल लें आप। अब जो मेन यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है उसको देखें आप, कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस निकाला, डेल्टा E निकाला इन दोनों के लिए, E1 E2 मतलब पहले और दूसरे सेल के लिए। जाहिर सी बात ये ज़्यादा है वैल्यू, तो E2 माइनस E1 करूँगा मैं, E2 माइनस E1। अब इसमें से आप इसको माइनस करें, ये प्लस हो जाएगा और वैल्यू आएगा प्लस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? फिर आप क्या करें कि आप इन दोनों के लिए डिफरेंस निकाल लें, इन दोनों के लिए आप निकाल लें। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, आप इसमें से इसको माइनस कर लें तो ये प्लस में आपके पास आएगा 1.9। फिर आप आगे जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इससे भी कम आएगा। मतलब मेरा जो कहने का मतलब है कि दो रेगुलर ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो लोअर सेट में ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू हायर सेट। मतलब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो इतना आ गया, फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो इतना आ गया, पहले से कम हो रहा है। वैसे आप आगे जाते जाएंगे तो ये वैल्यू और कम होता जाएगा। इट मीन्स मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू रेगुलर लोअर set of orbit is higher than that of two regular higher set of orbits। यही बात मैंने आपको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर है चीज़ें कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी इन कंपेयर टू दिस, और एनर्जी का वेवलेंथ के साथ एंटी का रिलेशन होता है। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, E3 माइनस E2 से, और ये ग्रेटर होगा बेटा E4 माइनस E3 से, और ये बड़ा होगा
E5 माइनस E4 से, एंड लाइक दैट। यही बात तो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आप ये बात बिल्कुल यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए चीज़। अब आगे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखने वाले हैं, तो इतना आप एक बार राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। और अब इसके बाद कुछ और आएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जिससे आप फेमिलियर तो अगले चैप्टर में होंगे पीरियोडिक टेबल वाले में, पर यहां मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं कि हमारे पास जैसे पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जब आप ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, पहले सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो उसको निकालने में, आउट करने में जो आपको एनर्जी देना पड़ेगा एटम को, दैट प्रोवाइडेड एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ground state in isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है कि अगर आपके पास गैस का एक एटम है, अगर कोई सॉलिड है तो उसको पहले आपको गैस फेज में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एटम आइसोलेटेड बनेगा। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के फर्स्ट सेल से, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉन्डेड है, तो उस रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि N1 का वैल्यू आपके पास 1 होगा और आपको यहां पे N2 का वैल्यू आउट करना है तो इन्फिनिटी हो गया। तो ये बात थी ये। फिर हमारे पास एक टर्म होता है सेपरेशन एनर्जी। ये सारे मिलते जुलते टर्म्स है। सेकेंड इज द सेपरेशन एनर्जी, मतलब निकालना तो यहां भी है पर ग्राउंड स्टेट से नहीं, एक्साइटेड स्टेट से। जैसे दूसरे सेल से इंफिनिटी में लाओ, तीसरे से लाओ, पहले को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, अदर को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इसको सिंपली बोलेंगे कि द एनर्जी required to remove an electron from excited state called separation energy। separation energy मतलब N1 का वैल्यू 2 नहीं होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, नहीं तो ग्राउंड बन जाएगा बेटा। तो N1 आपके पास 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर आपके पास N2 जब आउट करना है तो क्या होगा? इन्फिनिटी। एटम से ही हटा देना है उसको। तो दो बातें आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन एनर्जी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ आउट करेंगे ग्राउंड स्टेट से, जबकि यहाँ पे निकालेंगे कहाँ से? एक्साइटेड से निकालेंगे। पर दोनों में एनर्जी देना पड़ेगा, दोनों में एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा मतलब। और तीसरा जो हमारे पास है वो, उसको बोलते हैं बेटा एक्साइटेशन एनर्जी। थर्ड इज एक्साइटेशन एनर्जी। अब इस एनर्जी का देखो क्या मतलब होता है कि यहां पे सिंपली आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को चेंज करना है, बाहर निकालना नहीं है। लोअर से आप हायर में ले जाओ, किसी भी लोअर से किसी भी हायर में ले जाओ, ऑर्बिट को चेंज कर दो, इलेक्ट्रॉन को आउट मत करो, वहां भी एनर्जी देना पड़ेगा। एंड दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज द एक्साइटेशन।
इन दोनों में क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालते थे, पर यहाँ पे बाहर नहीं निकालेंगे, एटम के अंदर ही छोड़ना है, ऑर्बिट को चेंज कर देना है। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्टिंग ऑफ electron from lower orbit to any higher orbit। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास n बराबर अगर 1 है ना, n1, तो n2 का वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं लिखना है क्योंकि आपको आउट नहीं करना है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये 3 तरह की एनर्जी है, तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ये बात आपको यहां से क्लियर हो गया। अब यहां से मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, तो आप उस न्यूमेरिकल को पहले देखें कि हमारे पास दिया हुआ है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी गिवन है -1.51। आपको देखो बताना है क्या, देन कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है, आप काइनेटिक बताना आपको है, पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिट का मतलब कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है, एन का वैल्यू, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड लास्ट में आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। ये देखो अपने आप में एक सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी देकर ये सारी एनर्जी आपको बतानी है। तो बेटा हम लोग सबसे पहले काइनेटिक निकालेंगे। अगर मैं इसका आपको सोल्यूशन बता दूं तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था इसी लेक्चर में कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ना, वो होता माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। याद करें आप, यही तो बताया था आपको। तो कितना बन जाएगा, ये ऑलरेडी -1.51 है तो प्लस में हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है आपको, बिल्कुल है। फिर सेकेंड हमें क्या निकालना था, इसको पहला मान लेते हैं, चलो ए हो गया आपका ए। बी हमें निकालना था पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो ट्वाइस ऑफ क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। तो 2 और ई का वैल्यू आपके पास कितना है, -1.51। मल्टीप्लाई कर दे आप, कितना बनेगा, ये 2 हो गया है, 5 2 जा 10 और ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है, दोनों आपका फाइंड आउट हो गया। अब ऑर्बिट बताना है, सी ऑर्बिट आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ई का जो वैल्यू होता है वो -13.6 और Z²/n², यही होता है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। Z1 हो गया, क्यों, हाइड्रोजन के लिए बताना आपको है, एन आपको निकालना है और आपके पास जो एनर्जी गिवन है टोटल वो इतना है, इसलिए आप लिखेंगे -1.51 इक्वल टू -13.6 1/n²। क्लियर है। अब n² निकाल लो आप, तो बेटा n² का वैल्यू आएगा -13.6 बाई -1.51, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया
और ये अप्रोक्सीमेटली आपका 9 आ जाएगा। n² इक्वल टू 9, तो जाहिर सी बात है n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ऑर्बिट आपका कौन सा होगा, थर्ड होगा। तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। अब बेटा रेडियस और वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको आप राइट डाउन कर ले एक बार, ठीक है। अब मैं आपको रेडियस भी बताने वाला हूं कि रेडियस, अब थर्ड सेल पता चल गया आपको, तो डी निकालेंगे हम लोग रेडियस। हम लोग जानते हैं कि सिंस r इक्वल टू, रेडियस मैंने एंगस्ट्रम में बता रखा है कि 0.529 n²/z, ठीक है। और इसको अगर आप एंगस्ट्रम में चेंज करते हैं, इतना एंगस्ट्रम होता है तो हमारे पास क्या बन के आएगा, थर्ड सेल था ना, तो R3 इक्वल टू 0.529 और n का वैल्यू 3 जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और z कितना हो गया 1, इतना एंगस्ट्रम। बस इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लें, इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लें, क्या बन के आएगा 0.529 इंटू ये 9 हो गया। बस इतनी सी बात थी इसमें, और ये वैल्यू 4.76 के आसपास आएगा एंगस्ट्रम में, R3 बराबर। तो ये कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको भी आप राइट कर ले एक बार। और हमारे पास अब लास्ट में क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी का भी आपको फॉर्मूला पता है। वेलोसिटी मैंने आपको बता रखा है कि v इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁸ z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड, याद होगा आपको। अब n3 करना है तो आप v3 लिख दें यहाँ पे, तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो 2.188 10⁸ z1 हो गया। और ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप 3, तो बाई 3 हो गया है, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। और सॉल्व कर लो आप, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.7 के आसपास आ जाएगा, और ये 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो बेटा कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, सारे फार्मूला बेस्ड थे, जो मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट उसी पे है। तो आज का लेक्चर यही डन करते हैं, ऑल द बेस्ट। और आगे हम लोग कल का लेक्चर और इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो बोर्ड और कंपटीशन दोनों एग्जाम के लिए ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यू डन ऑल दी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी। थैंक यू।